हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो मास के 2019 के पेपर का सलूशन करेंगे और इसका जो पेपर है मैं टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला में अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जो अभी तक पॉलिटेक्निक पाठशाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक पे जा करके आप चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पूरे मास के पेपर का एनालिसिस कर सकें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरी बात हमको आंसर किस प्रकार से लिखना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, मतलब इस 2019 के पेपर का कंप्लीट सलूशन इस वीडियो में होगा। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम प्रश्न लिखेंगे नहीं, मतलब एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे और उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहले के पहले प्रश्न में कह रहा है कि मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख का वर्णन कीजिए। माइल्ड स्टील के लिए प्रतिबल विकृति आरेख का वर्णन करना है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा देना है। तो देखिए, मृदु इस्पात के लिए जो पूछा है ये 4 नंबर का हो गया और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा इसी प्रश्न में पूछा है, वो आपका 1 नंबर में हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें इस पेपर में 1 नंबर में पूछे गए हैं जो हमने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ था। तो अगर अभी तक आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है सेमेस्टर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के मास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही क्वेश्चन पढ़ने होंगे। तो पहले के पहले में क्या करना है, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग किसको दर्शाते हैं, स्ट्रेस को, और इस एक्सिस पे स्ट्रेन को दिखाते हैं। जनरली हॉरिजॉन्टल पे स्ट्रेन को दिखाते हैं, वर्टिकल पे स्ट्रेस को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये इंडिपेंडेंट होता है और स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन पे एक तरीके से डिपेंडेंट होता है। अगर किसी मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन न पैदा हो तो उसमें स्ट्रेस भी पैदा नहीं होगा। तो अगर हम लोग बनाए डायग्राम तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। माइल्ड स्टील के लिए कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका बनेगा। तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा कुछ ऐसे, यहीं से ऐसे कन्वर्ट होना, ऐसे ये ए पॉइंट मिलेगा, इसी के पास में बी पॉइंट, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा एफ। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट लिखना रहेगा, कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं इस पॉइंट के बारे में लिखना रहेगा डायग्राम बनाकर। डिफरेंट पॉइंट में ए की अगर हम लोग बात करें तो ए क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं समानुपाती सीमा। हिंदी में क्या कहते हैं, समानुपाती सीमा कहते हैं। अगर हम लोग बी की बात करें, बी क्या है आपका, बी आपका है इलास्टिक लिमिट है। क्या है, इलास्टिक लिमिट है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता सीमा। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता सीमा बोलते हैं। और अगर हम लोग सी की बात करें, सी हमारा क्या है, सी हमारा है अपर यील्ड पॉइंट। क्या है, अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट है। इसको बोलते हैं उच्च पराभव बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च पराभव बिंदु बोलते हैं। डी हमारा क्या, डी हमारा है लोअर यील्ड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं निम्न पराभव बिंदु बोलते हैं। और अगर हम लोग एफ की बात करें, एफ हमारा है फ्रैक्चर, एफ हमारा है फ्रैक्चर पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं भंजन बिंदु बोलते हैं, या भंजन बिंदु बोलते हैं इसको। तो डिफरेंट पॉइंट हो गए। ऐसे इसमें डिफरेंट रीजन भी हैं। डिफरेंट रीजन में जैसे ओ से ए, आपका ओ से बी हो गया आपका इलास्टिक रीजन, बी सी आपका पार्शियल प्लास्टिक रीजन है, आफ्टर सी क्या है, प्योर प्लास्टिक रीजन है। तो डिफरेंट रीजन भी है। ये आप जब स्ट्रेस स्ट्रेन अगर पढ़े होंगे पूरा तो वहाँ पे जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है। तो इस चैप्टर का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरली 1 साल गैप करके तो एग्जाम में पूछ ही लेता है या लगातार कभी कभी पूछ लेता है। तो पहले चैप्टर से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वैसे कभी कभी आपको एल्युमिनियम का भी पूछा हुआ, कास्ट आयरन का भी पूछा हुआ है। तो जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाया हुआ है वहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब जो भी मटेरियल है, रबड़ के लिए है, एल्युमिनियम के लिए, कास्ट आयरन के लिए, माइल्ड स्टील के लिए है, सबके बारे में आपको क्लास में पढ़ाया गया है। तो ये आपका पहले का पहला क्वेश्चन हो गया। और इसी में दूसरा कह रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखी, यानी कैपिटल ई की परिभाषा लिखना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर
अक्षीय प्रतिबल और उससे संबंधित अनुदैर्ध्य विकृति, यानी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर आपका एक्सियल स्ट्रेस और उससे संबंधित लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो अनुपात होता है एक स्थिरांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। इसे कैपिटल ई से या वाई से भी दर्शाते हैं, या किससे दर्शाते हैं, वाई से दर्शाते हैं। और ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे ई हो जाएगा, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एक्सियल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल ई बराबर एफ बटे ई, और इसका मात्रक क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। तो ये आपका पहले का पहला क्वेश्चन हो गया, पहले का पहला हो गया। अब हम लोग चलते हैं पहले के बी की तरफ, इधर चलते हैं पहले के बी की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले का बी क्या होगा, पहले के बी की अगर हम लोग बात करें तो पहले का बी कह रहा कि पॉइजन अनुपात की परिभाषा दीजिए। तो पॉइजन रेशियो पहले पूछ लिया है, एक नंबर में पूछ लिया है, क्योंकि इसी में न्यूमेरिकल्स भी एक पूछा हुआ है। तो पॉइजन रेशियो की परिभाषा पे एक नंबर मिलेगा जनरली मान के लिए। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है कि लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजन अनुपात कहते हैं। और इसे हम लोग 1/m या म्यू से दर्शाते हैं। जनरली इसके लिए जो आपका रेंज होता है वो होता है जनरली -1 से लेकर के 0.5 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, यानी कह सकते हैं -1 से ज़्यादा या बराबर या 0.5 से छोटा या उसके बराबर, ये हमारा होता है किसका रेंज होता है इसके लिए। और जनरली ये माइनस में वैल्यू जो होता है गेटिंग मटेरियल के होता है, लेकिन जनरली जो पॉइजन अनुपात का रेंज वैसे जनरल मटेरियल के लिए 0 से 0.5 के बीच में होता है। खैर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं रहेंगी, क्योंकि एक नंबर में पूछा हुआ, केवल परिभाषा लिख लेंगे और फार्मूला लिख देंगे, किससे दर्शाते 1/m या म्यू से दर्शाते, ये चीज़ें लिख देंगे। दूसरा इसे में न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, गिवन दैट, एक न्यूमेरिकल इसी से पूछा हुआ है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हम इसके बारे में लिख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें दी हैं, कह रहा है कि इस न्यूमेरिकल में कि एक तार 50 किलोग्राम वेट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई तार है ये 50 किलोग्राम वेट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बल से खींचा जाता है। देखिए ये बल है, ये MKS में मात्रक होता है, किलोग्राम भार होता है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब एरिया से भाग दिया गया है। तो यानी कि ये वैल्यू जो दिया है ये स्ट्रेस की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, स्ट्रेस की वैल्यू दिया है। ये किसमें दिया है, किलोग्राम भार प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम को न्यूटन में बदलने के लिए 50 से गुणा 9.8 से गुणा कर देंगे। और देखिए आप लोग पढ़े हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हम लिखें 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10⁻2 मीटर होगा। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻4 हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻4 से नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा 50 गुणे 9.8, और ये गुणे हो जाएगा 50 गुणे 9.8 और गुणे 10⁻4 हो जाएगा क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, ये वैल्यू आ गया। अब अगर हम लोग बात करें आगे क्या कह रहा है, यदि y बराबर, ये प्रत्यास्थता गुणांक को y से यहाँ पे दर्शाया है, ये है 7 गुणे 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, ये भी वैल्यू दिया हुआ है। और g का मान दिया हुआ, g का मान दिया हुआ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं दिया रहता तब भी ये तो हमको पता है, किलोग्राम भार को न्यूटन बदलने के लिए क्या करते हैं, 9.8 से गुणा करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ये g का मान हमारा हो गया। अब देखिए हमको निकालना कि तार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, आपको डेल्टा एल निकालना है, किसमें, परसेंटेज में निकालना है। तो डेल्टा एल परसेंटेज में होता है, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 होता है। तो अगर हम लोग निकालें इसको तो हम लोग जानते हैं सोल्यूशन में अगर हम लोग बात करें, सोल्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं E बराबर होता है F/E, और स्मॉल e बराबर होता है डेल्टा एल अपान एल। डेल्टा एल अपान एल इक्वल टू एफ का मान दिया हुआ 50 गुणे 9.8 गुणे 10⁻4, और आपका ई की जगह पे हम लोग यहाँ पे y यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y सिंबल प्रश्न में ही दे दिया है। y का मान है 7 गुणे 10⁻10। तो हमको निकालना क्या है, डेल्टा एल परसेंटेज बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 50 गुणे 9.8 गुणे 10⁻4, 50 गुणे 9.8 गुणे 10⁻4, और बटे क्या हो जाएगा 7 गुणे 10⁻10। जो सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज में कुछ वैल्यू आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहले का बी वाला भी पोर्शन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले का सी। अब पहले का सी दिया है
मुख्य प्रतिबल की परिभाषा लिखिए। तो मुख्य प्रतिबल क्या होते हैं? वह प्रतिबल, या कह सकते हैं मुख्य समतल पर कार्य करने वाले अधिकतम लंब प्रतिबल तथा न्यूनतम लंब प्रतिबल को ही हम लोग मुख्य प्रतिबल कहते हैं। प्रिंसिपल प्लेन पर यानी कि मुख्य समतल पर कार्य करने वाले अधिकतम लंब प्रतिबल तथा न्यूनतम लंब प्रतिबल के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य प्रतिबल कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई, 1 नंबर का हो गया। देखिए सारे प्रश्न में एक एक नंबर का आपका पूछा गया है। फिर कह रहा कि प्रतिबल का मोहर वृत्त, इस विधि द्वारा प्रमुख प्रतिबल कैसे ज्ञात किया जाता है? तो प्रमुख प्रतिबल के बारे में पूछ रहा है, यानी मोहर वृत्त बनाने की विधि का जो पूरा वर्णन है वो पूरा वर्णन आपको करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो आपको वीडियो देखेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस का एक प्लेलिस्ट बना होगा, काफ़ी लंबा ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पे देखेंगे लास्ट में जो है मोहर सर्किल बनाने की विधि का वर्णन लास्ट वीडियो में सबसे प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले में, प्रिंसिपल स्ट्रेस की प्लेलिस्ट में खोलेंगे सबसे लास्ट वीडियो, वही इंपॉर्टेंट है, वो जनरली इस बार भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो वहाँ जाएंगे, मोहर सर्किल बनाने की विधि का वर्णन, न्यूमेरिकल 1-2 सॉल्व करेंगे तभी वो समझ में आएगा। पहले 1-2 न्यूमेरिकल मोहर सर्किल पे सॉल्व कर लेंगे, फिर वो प्रोसेस समझ में आएगा। तो वहाँ पे मैंने सारे स्ट्रेस निकाले हैं, तो वहाँ पे आपको केवल मुख्य प्रतिबल निकालने के बारे में बताना है। केवल सारा चीज़ वही करेंगे, जो मान निकालना उसमें केवल मुख्य प्रतिबल का मान निकाल करके वहाँ पर आपको दिखाना रहेगा। तो ये आपका जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस के प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट वाले वीडियो में इसका सोल्यूशन करवाया गया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अगला, किसी पिंड पर क्रमशः लागू भार के कारण उसमें भंडारित स्ट्रेन एनर्जी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अब दूसरे का पहला है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरे का ए नंबर, दूसरे के ए नंबर में आपको फार्मूला ड्राइव करना, u बराबर F² इंटू वॉल्यूम। तो ये जो फार्मूला है ये इस चैप्टर का, रिजिलियंस चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? रिजिलियंस चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है, ये डेरिवेशन भी जनरली हर साल पूछा जाता है। तो u बराबर F² इंटू वॉल्यूम। तो जाएंगे रिजिलियंस वाले चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, और सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल में सेंड किया हुआ, तो पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रिजिलियंस में जाएंगे तो ये जनरली चूँकि हर साल पूछा जाता है, तो इसको जाकर के प्रैक्टिस कर लेंगे, काफ़ी आसान है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 5 नंबर बन जाएगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। अगला आपका है कि जड़त्व दूसरे का ए की बात करते हैं। ये तो पहला खत्म हो गया। दूसरे का ए था, दूसरे के बी की बात करते हैं। दूसरे का बी कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा क्या होता है? किसी स्थिर अक्ष की, मान लीजिए कोई स्थिर अक्ष है, तो किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमते हुए वस्तु का वह गुण, किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमते हुए वस्तु का वह गुण जो उसके वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इसको मेजर कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया के टर्म में मेजर करेंगे। मान लीजिए कोई लैमिना है जिसका एरिया कैपिटल ए है, इसका गुरुत्व केंद्र कैपिटल जी है। इस लैमिना के गुरुत्व केंद्र से इस एक्सिस, मान लीजिए एक्सिस से इसके बीच की दूरी मान लीजिए के है, तो किसी लैमिना का किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान उस लैमिना के क्षेत्रफल तथा उस लैमिना के गुरुत्व केंद्र से अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। तो इतना लिखेंगे तो आपका 1 नंबर का हुआ। और क्या पूछा है कि, और पूछा है इसी में कि लंब अक्ष का प्रमेय लिखिए। तो लंब अक्ष का प्रमेय क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। खैर आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, एक बार मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ जिससे आप लोग जो है एग्जाम में बना करके लिख पाएँ। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई प्लेन दर्शा रहे हैं, ये एक्स प्लेन है, ये आपका वाई है, मान लीजिए ये वाई है, ये एक्स था, और ये मान लीजिए जेड है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई लैमिना है जिसका एरिया कैपिटल ए है, जिसका एरिया क्या है? कैपिटल ए है। अब मान लीजिए इसका गुरुत्व केंद्र ये कैपिटल जी है, इसका डेरिवेशन किया गया है, ये हम मान लेंगे, ये आप मान सकते हैं वाई से, एक्स अक्ष से दूरी वाई मान सकते हैं, वाई से दूरी एक्स मान सकते हैं, और यहाँ से ये दूरी मान सकते हैं आर मान सकते हैं। ये जो है आपका ये त्रिभुज जो बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ पे इसको ओ पॉइंट माने, इसको ए पॉइंट माने, इसको जी माने, तो त्रिभुज ओ ए जी में अगर हम लोग बात करें तो पहले लंब अक्ष का प्रमेय क्या होता है कि यदि कोई समतल दो परस्पर लंब अक्षों के बीच में स्थित है, यदि समतल का एक्स अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान आई एक्स तथा वाई अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान आई वाई हो, तो इस लैमिना का इन दोनों
इन दोनों अक्षों के लंब किसी तीसरे अक्ष जेड के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स तथा आई वाई वाई के योगफल के बराबर होगा। अर्थात कह सकते हैं आई जेड जेड बराबर जो होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में जाएंगे तो इसका डेरिवेशन भी वहाँ पे किया हुआ है, तो ये आपका हो गया एक नंबर लिखने के लिए, और इसका डेरिवेशन वाला वहाँ पे 2 डायग्राम बनाया है। अगर केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की परिभाषा लंब अक्ष का प्रमेय केवल लिखने के लिए आता है तो केवल ऊपर वाला डायग्राम बनाएंगे, और अगर सिद्ध करने के लिए आता है तो ऊपर वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, लंब अक्ष का प्रमेय लिखेंगे और नीचे वाला डायग्राम बना करके वहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ देख लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कौन सा? लंब अक्ष का प्रमेय। तो अब हम बात करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये दूसरे का ख हो गया, दूसरे का ग, दूसरे के यानी सी, दूसरे का सी की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे का सी क्या होगा कि चित्र में प्रदर्शित आई काट के सापेक्ष जड़ता गुण एवं रेडियस ऑफ जायरेशन ज्ञात कीजिए, सभी विमाएं एम में हैं। एक जो है काट दिखाया गया है, इस फिगर में काट दिखाया गया है, टी काट है। चलिए निकाल देते हैं इसके लिए। एक टी काट है, टी काट आपको पढ़ाया भी गया है, टी काट आपको पढ़ाया गया है, टी काट आपको पढ़ाया गया है। तो कैसे निकालेंगे ये बता देते हैं, पूरा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन करवाया गया है। ये वैल्यू है 180 है, सारी बीमाएँ एम में हैं, सारी बीमाएँ पहले भी प्रश्न में के लिए एम में हैं। ये आपका है 30, ये आपका क्या है 30 है, ये आपका क्या है 120 है, ये आपका 120। और पहली बात, इस साल पेपर में जो सलूशन दिया है उसका गलत दिया हुआ। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर इस साल पेपर में जो है कोई भी प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देखेंगे, जो लोग केवल वनली मतलब प्रीवियस ईयर सलूशन से पढ़ते हैं तो वो समझ लीजिए आधा तो गलत ही पढ़ लेते। जो गलत पढ़ेंगे तो गलत लिखेंगे या में तो नंबर कहाँ से मिलेगा। तो ये आपका 120 हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है 40, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या बताया है, एक को पार्ट 1 मान लेंगे और एक को पार्ट 2 मान लेंगे। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे A1 का मान हो जाएगा 120 गुणे 40 यानी कि हो जाएगा 4800 mm स्क्वायर। और A2 निकालेंगे, A2 क्या होगा 180 गुणे 30 हो जाएगा 18 × 5400 mm स्क्वायर। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग जो है इसमें केवल y बार का मान निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष के परितः क्या है, एक्स अक्ष के परितः y अक्ष के परितः सममित है। तो इसके लिए केवल आपको जो है यहीं पे मान लीजिए ये आपका मूल बिंदु है, x मान लीजिए, यहाँ पे मूल बिंदु मान लीजिए o, और यहाँ पे मान लीजिए y। तो आपको जो वैल्यू निकालना है ये निकालना है, y बार निकालना है। तो y बार निकालने के लिए आपको y1 और y2 का मान पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका यहाँ पे मूल बिंदु है तो g1 यहाँ से आपका जाएगा x1 जाएगा और ये हो जाएगा g1, इसका निर्देशांक होगा 0, y1 होगा। ऐसे ही यहाँ से जाएगा आपका x2 जाएगा, x2 जाएगा, ये पॉइंट आपका g2 होगा, इसका निर्देशांक होगा 0, y2 होगा। तो आपको निकालना है y1 क्या होगा x अक्ष से दूरी, ये टोटल 120 है तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 120/2 यानी कि हो जाएगा 60 mm हो जाएगा। अगर y2 की हम लोग बात करें तो y2 क्या होगा, यहाँ से ये दूरी होगी तो यहाँ से 120 ये होगी और 30 का आधा 120 + 30/2 यानी कि हो जाएगा 120 + 15 तो हो जाएगा 135 mm हो जाएगा। तो y बार निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 y1 + A2 y2 अपान A1 + A2 अपान A1 + A2। अब इसको सॉल्व करने के बाद y बार निकाल लेंगे। अब y बार कुछ आपका आएगा, y बार आपका कुछ आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा y बार का कुछ सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आए कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा। मान लीजिए इसका निर्देशांक हो जाएगा कैपिटल G, इससे दर्शाएंगे, निर्देशांक होगा 0, y बार। तो हम दिखा देंगे इसको x। तो i y तो आपको निकालना क्या है, x सापेक्ष निकालना है। तो यहाँ पे दो, एक आपका ये दूरी, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, इनके बीच की दूरी को K1 मान लीजिएगा, ये दूरी आप निकाल लेंगे, ये दूरी आपका K2 होगा। अब y बार जब आपका आ जाएगा तो K1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये दूरी, यहाँ से ये दूरी ये जो है x की y1 है और यहाँ से यहाँ से ये दूरी y बार है x वाली और यहाँ से ये दूरी है y1। तो K1 बराबर हो जाएगा y बार माइनस y1 जो आएगा आपका K1 हो जाएगा। K2 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा y2 माइनस y बार, क्या होगा y2 माइनस y बार होगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये जब पूरा वैल्यू निकाल लेंगे तो अगर हम लोग बात करें आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा I1 x और प्लस क्या होगा I2 x होगा। यानी कि पूरे काट का एक्स के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया
भाग 1 का एक्स एक्स के सापेक्ष प्लस भाग 2 का एक्स एक्स का, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। क्या मान लीजिएगा? समीकरण 1 मान लीजिएगा। समीकरण 1 जब इसको मान लेंगे तो अगर हम लोग आई एक्स एक्स निकालेंगे, I1 एक्स एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा I1, पहले I1 का x1 के सापेक्ष समांतर अक्ष का प्रमेय लागू होगा, प्लस A1 K1 स्क्वायर। अब इससे I1 एक्स एक्स का मान आ जाएगा। ऐसे जब I2 एक्स एक्स निकालेंगे तो अगर ये पूरा वैल्यू लिखेंगे I1 x1 का मान क्या होगा? तो x1 किसको काट रहा है? 120 को काट रहा है, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 120 का क्यूब बटे 12, 40 गुणे 120 का क्यूब बटे 12 प्लस A1 का मान कितना है 4800, और जो K1 का मान आया रहेगा उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो I1 एक्स एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं I2 एक्स एक्स निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? I2 x2 और प्लस A2 और यहाँ पे K2 स्क्वायर। तो x2 किसको काट रहा है? 30 को काट रहा है, तो 180 गुणे 30 का क्यूब बटे 12 हो जाएगा, प्लस A2 का मान हो जाएगा 5400, और K2 का मान यहाँ पे K2 का जो भी मान आया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो I2 एक्स एक्स का मान आ जाएगा। इस प्रकार से जो I1 एक्स एक्स यहाँ से आ जाएगा, I2 एक्स एक्स यहाँ से, इसको दोनों को उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे तो I1 I एक्स एक्स का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हमने पूरा प्रोसेस बता दिया किस प्रकार से निकालेंगे। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे यहाँ पे समय लगता है, इस नाते मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, बस आपको प्रोसेस बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बाकी प्रीवियस ईयर सोल्यूशन में जो मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, वहाँ पे जिसका आंसर जो है गलत लगाया हुआ है, तो उस तरीके से आप लोग नोट करने का प्रयास मत करिएगा। सॉल्व पेपर से लगाएंगे तो आधी चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी। आपको बस प्रश्न केवल वहाँ से देखना है, प्रश्न केवल देखना है आपको। अब आगे अगर हम लोग बात करें, अगला है तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरे के लिए तीसरे का पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग तीसरे के ए की बात करते हैं तो तीसरे का ए आपका पूछा है कि किसी कॉलम का तन्यता अनुपात एवं सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए तथा आयलर का सूत्र लिखिए। 3 प्रश्न इसी में ऐड कर दिया है। पहला तन्यता अनुपात, किसी कॉलम के तन्यता अनुपात एवं सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो तन्यता अनुपात की पहले परिभाषा लिख लेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? LE/K मिनिमम होता है, यानी किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई तथा उसके काट के गुरुत्व केंद्र पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या का अनुपात जो होता है क्या कहलाता है? उस कॉलम का समतुल्य लंबाई कहलाता है। फिर कह रहा सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले, इसके बाद आपको लिखना है आयलर का सूत्र भी लिखना है। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे? कॉलम की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए जो हमारा कॉलम को कौन सा, जो हमने लिखवाया था कि बहकाव द्वारा कॉलम की असफलता के कारण क्या हैं, बहकाव द्वारा कॉलम की असफलता के कारण क्या है, वही आपके होंगे कॉलम को प्रभावित करने वाले कारक, कॉलम की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। यानी हमने पहले क्या लिखवाया था कि कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा न होना, पहला लिखवाया था कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा न होना। दूसरा, कॉलम पर अच्छी भार न लगा होना, कॉलम पर अच्छी भार न लगा होना। तीसरा, कॉलम की काट का एक समान न होना, कॉलम की काट का एक समान न होना। चौथा हमने बताया था कॉलम के मटेरियल का सर्वांग सम न होना। तो 4 ये कारक हो गए जो कॉलम की सामर्थ्य को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और क्या लिखना है? और लिखना है आयलर का फार्मूला भी लिखना है। क्या लिखना है? आयलर का सूत्र। तो पूरा आयलर के सूत्र के बारे में जो चीज़ें लिखवाई गई हैं कि आयलर का सूत्र जो होता है लंबे कॉलम के लिए लागू होता है, यानी कि ऐसे कॉलम जो बहकाव द्वारा फेल होते हैं, जो बहकाव द्वारा फेल होते हैं और जिसका तन्यता अनुपात क्या होता है? 120 से ज़्यादा होता है। तो पी बराबर क्या होता है? पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपान LE स्क्वायर, आयलर फार्मूला। तो यहाँ पे PE क्या है? PE आपका आयलर लोड है। क्या है? PE आयलर लोड है। E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। I मिनिमम क्या है? मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण है। और LE क्या होता है? इक्विवेलेंट लेंथ होता है। LE क्या होता है? इक्विवेलेंट लेंथ होता है। इसी के बारे में आपको लिखना था। किसमें? तीसरे के पहले वाले में। अब तीसरे के हम लोग आ जाते हैं बी में, तीसरे के बी में आ जाते हैं। कह रहा कि प्रदर्शित धरण के लिए कर्तन बल एवं बंकन आघूर्ण आरेख खींचना है। मतलब ये न्यूमेरिकल है, इसके लिए आपको SFD BMD खींचना है। ये SFD BMD खींचना है तो 60 में मैं लगा करके समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए प्रश्न में है क्या, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन जो आपका है ऐसे है। क्वेश्चन आपका ओवर हैंगिंग बीम है। कैसा बीम है?
ओवरहैंगिंग बीम है, ऐसे है कुछ। तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा तीर उर कई जगह लगा दिया, लेकिन जहाँ RA/RC लिखा है वही आप सपोर्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन RA लगेगा, यहाँ पे रिएक्शन RC लगेगा, ये पॉइंट आपका C है। और यहाँ तक लगा हुआ है UDL लगा हुआ। हमने UDL को बताया था 2 तरीके का सिंबल होता है, तो ये वाला सिंबल यूज किया है। बहुत लोग ये वाला सिंबल पढ़ते ही नहीं, तो एग्जाम में कन्फ्यूज होने का डर रहता है। ये सिंबल भी होता है UDL का, आपको पढ़ाया गया होगा। तो और यहाँ से ये दूरी जो है 4 मीटर है, यहाँ से ये दूरी जो है 4 मीटर है, यहाँ से ये दूरी भी आपकी 4 मीटर है, और यहाँ से ये दूरी जो है आपकी ये है 2 मीटर है। ये दूरी आपकी 2 मीटर है। यहाँ पे लगा है 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें, अब RA और RC का मान निकालना है, RA और RC का मान निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें क्या इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, समेसन यम ए इक्वल टू 0। ए पॉइंट के बटो जो UDL लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लगा है, क्या लगा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लगा हुआ है। तो इसके नीचे कुछ नहीं करेंगे, इसके नीचे डायग्राम केवल बनेगा। हम डाटा इधर लिख रहे हैं, सिग्मा यम ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर में 10 लंबाई, 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन, 4 मीटर में 40, तो हो जाएगा 10 गुणे 4 का बल हो गया। और दूरी कितना लेते हैं, 2 लेते हैं मोमेंट लेते समय। दूरी कितना लेते हैं, 2 लेते हैं हम लोग मोमेंट लेते समय। तो ये आपका हो गया कि ये 10 गुणे 4 का बल हो गया। और दूरी कितना लेंगे, मानेंगे कि मध्य बिंदु पे कार्य कर रहा है, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, 2। और चूंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा आपका, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अगला आपका बल क्या है, अगला आपका बल है RC है। क्या बल है आपका, RC है। और RC की इससे दूरी कितनी है, 8 है। RC की दूरी कितनी है, 8 है। RC गुणे 8 हो गया। और अगला क्या है, अगला हो जाएगा -20 लेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो दूरी 4 4 8 2 10 हो जाएगा। 20 गुणे 10 बराबर 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 10 चौके 40 दूनी 80। यहाँ RA अगर लेते हैं तो RA की दूरी क्या है, A से 0 है, क्योंकि A पॉइंट के बाद मूवमेंट ले रहे हैं। 10 चौके 40 दूनी 80 और प्लस 8 RC, क्या हो जाएगा 8 RC और -20 दयम 200 बराबर 0। तो यहाँ से 8 RC और ये दोनों जाकर के उधर हो जाएगा 280। तो RC का मान यहाँ से निकल जाएगा। 8 से काटिए इसको, 8 3 24, 4 40, 8 5 40, 35 किलो न्यूटन। तो अब हम लिखिए अगर समेसन Fy इक्वल टू 0, तो यहाँ से RA और RB ऊपर की ओर लग रहा है प्लस लेंगे, RA और RC ऊपर की ओर लग रहा है प्लस लेंगे, RA RC ऊपर की ओर प्लस, ये माइनस लग रहा है नीचे की ओर। 10 चौके 40 -40 और -20 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर रखें तो RA और RC का मान 35 ही हो जाएगा, -60 बराबर 0। 35 5 40 20 60। तो यहाँ से हो गया RA बराबर 25 किलो न्यूटन। तो RA का मान आ गया 25 किलो न्यूटन। RA का मान आ गया आपका 25 किलो न्यूटन आ गया। और RC का मान आ गया आपका 35 किलो न्यूटन। RC का मान कितना आ गया, 35 किलो न्यूटन। तो हमने क्या अभी किया, अभी हमने रिएक्शन निकाला। अब हम SFD और BMD के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने रिएक्शन निकाल लिया, RA RC का मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो है फॉर SFD हम पॉइंट टू पॉइंट मेथड से लगा रहे हैं। फॉर SFD मतलब शियर फोर्स डायग्राम के लिए पहले हम लोग क्या लेंगे, इस पॉइंट को माना है D, इस पॉइंट को माना है D और इस पॉइंट को माना है B। तो हम कहें तो SF D के इधर तीर लगाएंगे। इधर मतलब शियर फोर्स जस्ट बिफोर D। अगर एक बार हम लोग इधर लिखे शियर फोर्स इधर लिखे तो इधर 0 ही होगा, क्योंकि इधर बीम आपका है ही नहीं, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। हमको D के इधर निकालना है और A के इधर निकालना है। तो यहाँ पे अगर आएंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे तो हमको कितना वैल्यू दिखेगा, नीचे की ओर है 20, तो -20 किलो न्यूटन हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग C के इधर कहीं भी रहें तो कितना होगा, -20 ही होगा। और 2 पॉइंट लोड के बीच में अगर UDL नहीं लग रहा है तो उसके बीच में शियर फोर्स का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। तो D और C के बीच में चूंकि कोई लोड नहीं लग रहा है तो आपका शियर फोर्स का मान -20 ही होगा, मतलब D के इधर भी C के इधर भी। अब आप आ जाइए C के इस साइड में आ जाइए। अब C के इस साइड में आएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये RC का मान भी जुट जाएगा, -20 और प्लस 35 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 15 किलो न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 किलो न्यूटन आ जाएगा। फिर B के इस साइड आ जाइए, B के इस साइड आएंगे तो ये आपका 15 पहले से था, ये तो जितना C के इधर दिखेगा उतना इधर भी दिखेगा, तो 15 ही होगा।
लेकिन जब बी के इधर आएंगे तब भी बी पे कोई पॉइंट लोड तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितना होगा, 15 ही होगा, 15 ही होगा। अब हम आ जाएं ए पे, ए के इधर आ जाएं, ए के इधर आ जाएं तो 15 ये था, इसके इधर आने पे क्योंकि ये पॉइंट लोड नहीं है, यूडीएल है, तो इसके इधर आने पे यहाँ पे भी आएंगे CL4 जस्ट बिफोर बी, तो यहाँ पे लोड 0 ही है। लेकिन जब ए के इधर आएंगे तो इतना लोड आपको दिखने लगेगा यूडीएल वाला, तो 15 - 10 × 4, 15 - 10 × 4 यानी 15 - 40 तो हो जाएगा 25 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा, 25 किलो न्यूटन होगा। तो डायग्राम बनाइए। डायग्राम जब बनाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया है, डी के नीचे आया आपका वैल्यू, डी पे -20 आया है, और सी पे भी कितना आया है, सी पे भी आया आपका -20 ही आया है, तो -20 हो गया। फिर सी पे दूसरा वैल्यू कितना आया, 15 आया है, कितना आया है, 15 आया है यहाँ पे, सी पे दूसरा वैल्यू 15 आया ऊपर की ओर। फिर बी पे भी वैल्यू कितना है, 15 ही है, बी पे भी वैल्यू कितना है, 15 ही है। अब फिर बी पे तो एक ही मान निकलेगा, हमने बताया ही है सब्डी बीएमडी पढ़ते समय कि अगर किसी बीम के किसी पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा है तो उस पर शियर फोर्स का 2 मान मिलता है। अदर केस में क्या होगा, एक ही मान मिलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट लोड लगा नहीं है तो यहाँ पे एक ही मान मिलेगा। देखिए यहाँ पे RC लग रहा है तो 2 मान मिला, एक नीचे की और एक ऊपर। अब यहाँ पे पॉइंट लोड तो लगा नहीं है तो यहाँ से तो वैल्यू यही हो गया, कितना, 15 हो गया। फिर ए पे कितना आ गया, 25 आ गया, ए पे कितना आ गया, 25 आपका आ गया। तो ये -25 होगा, 15 - 40 तो -25 होगा। तो -25 कितना किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। कुछ ऐसे डायग्राम आपको बन गया। ये आपका हो गया 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। ये आपका हो गया 15 किलो न्यूटन, और ये आपका हो गया 25 किलो न्यूटन। ये कितना हो गया, 25 किलो न्यूटन हो गया। अब यहाँ पे आप चिन्ह दर्शा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगेटिव। इसको हैचिंग कर सकते हैं, बीटेक वगैरह बुक में देखेंगे तो ऐसे किया रहता है, ऐसे भी किया रहता है बहुत सारी बुकों में। बीटेक की कोई बुक उठा के देखेंगे तो इसमें हैचिंग, या एशियन पब्लिकेशन वाली बुक देखेंगे तो इसमें हैचिंग ऐसे कर दिया है, हाईलाइट किया है केवल। ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अब जैसे पहले किए थे पूरा का पूरा हैचिंग, उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये डायग्राम हो गया क्या, ये हमारा हो गया SFD। अब हमको क्या बनाना है, इसी के लिए BMD बनाना है। इसी के लिए हमको क्या बनाना है, BMD बनाना है। अब BMD इसी के लिए बनाते हैं। अब लिखते हैं फॉर BMD, क्या लिखते हैं, फॉर BMD मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो BM अगर हम लोग D की बात करें तो BMD पे क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग BMC की बात करें, BMC की बात करें तो क्या हो जाएगा, -20 × 2 बराबर -40 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें BMB की तो ये बल हो गया -20, और दूरी कितनी है, 4 2 6 हो गया, और प्लस हो गया ये 35 बल हो गया, और दूरी कितनी हो गई, 4 हो गई। 35 वाले की बीच से दूरी 4 है, तो -120 और 35 दूनी 70 दूनी 140 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर डायग्राम अभी बनाएंगे 20 किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब फिर किस पे निकालेंगे, BMA पे निकालेंगे। अब BMA पे जब निकालेंगे, जब BMA पे निकालेंगे तो आपका वैल्यू 0 ही आएगा। तो BMA पे निकालिए तो हो जाएगा 20 गुणे, और इधर से दूरी कितना है 10, तो -20 × 10 होगा, और प्लस 35 गुणे 4 4 8 हो जाएगा, और फिर -10 चौके 40 बल हो जाएगा, दूरी कितनी होगी 2, तो -200 और प्लस 35 दूनी 70 और 7 चौक 28 यानी 280 हो जाएगा, और ये 40 दूनी 80 -80 तो ये हो जाएगा 0। तो जो डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू आया है, सी पे आया है, डी पे तो 0 है, सी पे है -40, तो पॉइंट लोड के लिए क्या होगा, लाइन होगा -40, और उसके बाद क्या है, बी पे आपका है 20, बी पे आपका क्या है 20 है, -40 के बाद है बी पे है 20, बी पे है 20, कुछ थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये -40 हो गया, ये 20 हो गया, ऐसे जाएगा आपका, ऐसे इसको खींच देंगे। अब देखिए, अब इधर पैराबोला बनेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगा। जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ये पढ़े हैं। तो इसके लिए हमको एक सेक्शन मान के निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक सेक्शन मान लेंगे x, और यहाँ से ये दूरी कितना मान लेंगे x, और क्या मान लेंगे, लिखेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट SF x = 0। तो SF x = 0 करेंगे तो आप चाहे तो इधर से निकाल सकते हैं,
चाहे इधर से निकाल सकते हैं, इस साइड से, लेफ्ट साइड से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन कन्वेंशन हम हमेशा इधर से लगाते थे, इसलिए तो इधर से ही लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो हो जाएगा -20 और यहाँ से दूरी कितनी है x, -20 x हो जाएगा और +35 और ये दूरी जो होगा x -2, टोटल यहाँ से x है, ये 2 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा x -2 हो जाएगा। और फिर इतने दूरी का यूडियल 10 और फिर हो जाएगा -10 इंटू x -6 बल हो गया, 10 इंटू x -6 बल हो गया आपका। ये देखिए पूरा x है और ये हो जाएगा, ये दूरी है आपका 6, तो ये कितना हो गया x -6 होगा और ये बल हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से -20x और +35x -70 और ये हो जाएगा -10x और +60 बराबर 0, +60 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -20x और -10x और प्लस ये देखिए 35x है, 35x -70 है, तो 20 10 30, 35 में से 30 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 5x और ये -70 और +60 हो जाएगा -10 होगा और उधर जाके 10 +10 हो जाएगा। तो गड़बड़ कुछ आ रहा है वैल्यू, फिर से देखते हैं। -20x ये हो गया मोमेंट हमें लिए, यहाँ पे तो x नहीं रह गए, फोर्स का इक्वेशन है तो यहाँ पे हमने मोमेंट लिख दिया था। तो ये बल हो गया -20, ये बल हो गया +35 और इतनी दूरी का जो बल होगा -10, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है आपकी, ये दूरी होगी x -6 होगा, दूरी कितना होगा x -6 होगा, 10 x -6 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 15 -10x और माइनस +60 हो जाएगा 0। तो यहाँ से 10x बराबर हो गया 75, तो यहाँ से x बराबर 7.5 मीटर आ गया। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 7.5 मीटर आ गया। तो हमको ये दूरी पता चल गई, ये दूरी यहाँ से कितनी है, ये दूरी यहाँ से 7.5 मीटर है, ये हमको पता चल गया। तो अब 7.5 मीटर आ गया, तो हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। क्या बेंडिंग मोमेंट, अब बेंडिंग शियर फोर्स एक इक्वेशन लिखा था, अब बेंडिंग मोमेंट हम इतना निकाल चुके हैं ए तक, अब इतना मिटाते हैं। अब BMXX लिखते हैं, क्या लिखते हैं, BMXX लिखते हैं। BMXX अगर लिखेंगे तो बल ये क्या है -20 और दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी x और प्लस बल हो जाएगा 35 और दूरी यहाँ से क्या होगा x -2 और फिर अगला बल होगा 10 इंटू x -6 माइनस हो जाएगा 10 इंटू x -6 बल हो जाएगा, दूरी कितना होगा x -6/2। अब जब BM मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम के लिए x बराबर वैल्यू कितना लेंगे, 7.5 ले लेंगे। तो -20 गुणे 7.5 और फिर +35 और 7.5 -2 और -10 इंटू 7.5 -6 और यहाँ पे हो जाएगा 7.5 -6/2। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करने पे जो मान आएगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, इसी सिधाई पे मिलेगा। तो जब डायग्राम बनाएंगे यहाँ से न बना करके इसको ऊपर ले जा करके ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू आया रहेगा, जैसे यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे कुछ आपका आया था 20 दूनी 40 आया था, 40 किलोन्यूटन मीटर आया था, यहाँ पे 40 किलोन्यूटन मीटर आया था। दिख नहीं रहा है, तो इसको डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, तो यहाँ पे आया था 20 दूनी 40 आया था। यहाँ पे हमने जब निकाला था, यहाँ पे तो आ गया था 40, यहाँ पे हमने निकाला था तो 20 छक्का 120 आया था, 120 और -120 और प्लस 35 चौके 140, तो यहाँ पे आया था +20 आया था, यहाँ पे आया था +20 आया था। तो इस प्रकार से आया था आपका। और यहाँ पे जब बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम ऊपर ले जा करके ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने पर वैल्यू, यहाँ पे आया है वैल्यू 20 किलोन्यूटन मीटर आया है, यहाँ पे आया है 40 किलोन्यूटन मीटर आया। ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये आपका बन गया BMD। इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया। तो प्रयास करेंगे, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न आपका तीसरे का C है। कौन सा है, तीसरे का C प्रश्न है। तीसरे का C आपका है कि प्रतिबंकन बिंदु पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखना है। और तो क्या होता है कि वह बिंदु जिस पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वह बिंदु जिस पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना चिन्ह परिवर्तित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट जिस पॉइंट पे अपना साइन चेंज करता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहते हैं। और इस बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है और यह किस में पाया जाता है, यह ओवरहैंगिंग बीम में पाया जाता है। यह इतना लिखना रहेगा। अगला कॉलम पर आकुंचन एवं दलन क्रसिंग बार, बकलिंग बार और क्रसिंग बार। तो बकलिंग बार क्या होता है, वह मिनिमम लोड जिस पर कोई कॉलम भागना प्रारंभ करता है, वह मिनिमम लोड जिस पर कोई कॉलम भागना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बकलिंग लोड कहते हैं। क्रसिंग लोड क्या होता है, वह मिनिमम लोड जिस पर कोई कॉलम कुचलना प्रारंभ करता है उसे क्रसिंग लोड कहते हैं। या वह मिनिमम भार जिस पर किसी कॉलम में उत्पन्न प्रतिबल का मान उस कॉलम के भंजन प्रतिबल के बराबर हो जाता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रसिंग लोड कहते हैं। क्रसिंग लोड को हम लोग कोलैप्सिंग लोड भी कहते हैं। क्रसिंग लोड को कोलैप्सिंग लोड के नाम से भी एग्जाम में पूछा गया है। आपका क्रसिंग लोड के नाम से भी आ सकता है या एग्जाम में कोलैप्सिंग लोड के नाम से भी आ सकता है, कोलैप्सिंग लोड के नाम से भी आ सकता है। अगला आपका प्रश्न है चौथे का ए। चौथे के ए पे आ जाते हैं। 4 प्रश्न आपके हो गए हैं। चौथे के ए पे आ जाते हैं। 4 का ए। 4 का ए क्या है, कह रहा है कि किसी शाफ्ट के सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं। अब देखिए शाफ्ट का सामर्थ्य क्या होता है, तो शाफ्ट से हम लोग क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि मरोड़ घूर्ण पारित करते हैं या टार्क ट्रांसमिट करते हैं। तो कह रहा है किसी शाफ्ट के सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं। तो शाफ्ट के सामर्थ्य से समझने का हमारा मतलब है टी के मान से है। किसके मान से है, टी के मान से। तो कोई शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन के दौरान, मतलब शक्ति पारेषण के दौरान जितना टार्क ट्रांसमिट करता है, जितना अधिकतम ट्रांसमिट कर सकता है, उसकी अधिकतम जो सीमा होती है वही उसका सामर्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वही उस शाफ्ट का सामर्थ्य कहलाता है। कोई भी शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन के दौरान जितना अधिकतम मरोड़ घूर्ण पारेषित करता है वही उसकी क्या करता है, सामर्थ्य कहलाता है। इसे हम लोग सामर्थ्य को टी से दर्शाते हैं। और फिर क्या कहा है इसी में कि किसी ठोस वृत्ताकार शाफ्ट के अधिकतम बल घूर्ण की गणना का सूत्र लिखिए। अधिकतम बल घूर्ण की गणना का सूत्र, यानी कि यहाँ पे हमको लिखना है ये किस फार्मूले के बारे में, T/J = Q/R = G थीटा अपान L, ये लिखना है। अधिकतम बल घूर्ण को गणना का सूत्र। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग अधिकतम बल घूर्ण निकाल सकते हैं। 2 फार्मूले हैं इसमें। ये वाला जो है T/J = Q/R जब हम कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ इक्वेशन बोलते हैं। वहाँ पे नहीं पढ़ाया गया होगा, देख लीजिए। और जो हमारा T/J = G थीटा अपान L होता है, इसको बोलते हैं स्टीफनेस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्टीफनेस इक्वेशन बोलते हैं, या स्ट्रेंथ आस्पेक्ट भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ आस्पेक्ट और स्टीफनेस आस्पेक्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में कौन क्या चीज़ें हैं, टी क्या है, जे क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, जी क्या है, थीटा क्या है, एल क्या है, यही सारी चीज़ें आपको लिखनी रहेंगी। अब आगे हम लोग अगर बात करें, अगला प्रश्न जो है चौथे का ख है, किसी धरण का बंकन सूत्र फ्लेक्चरल फार्मूला लिखिए। तो देखिए एग्जाम में कभी कभी फ्लेक्चरल फार्मूला पूछ लेगा या फ्लेक्चरल इक्वेशन के नाम से पूछ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, फ्लेक्चरल इक्वेशन जो है आपका बेंडिंग इक्वेशन ही है, बेंडिंग इक्वेशन ही है। कभी कभी फ्लेक्चरल रिजिडिटी आ जाता है, जो आप लोग पढ़े हैं E/I, बेंडिंग रिजिडिटी या फ्लेक्चरल रिजिडिटी। तो बेंडिंग को भी फ्लेक्चरल नाम से भी जानते हैं। तो फ्लेक्चरल इक्वेशन लिखना है, फार्मूला लिखना है, केवल डेरिवेशन नहीं करना है। तो केवल फार्मूला लिख देंगे। क्या होता है, M/I = FB/Y = या F/Y = E/R। अब इसमें कौन क्या चीज़ है ये आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में लिखना है। M क्या है, बेंडिंग मोमेंट, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, FB क्या है, फ्रॉम मतलब न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पर क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बीम है, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इन सब के बारे में लिख देंगे। और क्या कहा है, इसी में कहा है कि बंकन दृढ़ता की परिभाषा लिखिए। बंकन दृढ़ता यानी वही फ्लेक्चरल रिजिडिटी E/I। तो किसी कॉलम के लिए कॉलम के पदार्थ के मटेरियल के प्रत्यास्थता गुणांक की तथा कॉलम के काट का
उदासीन अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का गुणनफल जो होता है उसी को हम लोग फ्लेक्चरल रिजिडिटी कहते हैं। 1 नंबर में पूछा जाता है जनरली। अब इसी में कह रहा है कि बंकर दृढ़ता की परिभाषा लेता था, किसी आयताकार काट वाले धरन के लिए उदासीन अक्ष एवं प्रतिबल विकृति आरेख खींचिए। उदासीन अक्ष खींचना है और प्रतिबल विकृति आरेख खींचना है किसके? आयताकार काट वाले बीम के लिए। तो आयताकार काट वाले बीम के लिए अगर हम लोग उदासीन अक्ष खींचें तो ये आपका हो गया आयताकार काट वाला बीम हो गया। ये क्या हो गया? ये बीम हो गया। अगर हम लोग 2D में ही बनाते हैं, यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं इसका क्रॉस सेक्शन, तो ये वाला यहाँ से अगर ये ड्रा करते हैं तो ये आपका होगा न्यूट्रल लेयर। ये क्या होगा? न्यूट्रल लेयर हो जाएगा। इसको NL से दर्शा सकते हैं, न्यूट्रल लेयर। और इसी का साइड दिखेगा, अगर आप लोग देखें तो अगर हम लोग बनाएं 3D में बनाएं ऐसे, 3D में बनाएं ऐसे, तो अगर हम लोग बात करें न्यूट्रल एक्सिस की, तो न्यूट्रल लेयर की अगर बात करें तो न्यूट्रल लेयर ऐसे जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा न्यूट्रल लेयर। और न्यूट्रल लेयर और क्रॉस सेक्शन का कटान बिंदु ये वाला जो होगा यही क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो होगा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। और इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आपका दिखा सकते हैं, एक तरफ संपीड़न लगेगा और एक तरफ क्या लगेगा? टेंसाइल। इधर मान लीजिए नीचे की तरफ हम टेंसाइल बना दे रहे हैं तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। किसके लिए? आपका रेक्टेंगुलर के लिए। या इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को। एक में अगर आप अंदर की ओर बना रहे हैं तीर, दूसरे में क्या बना देंगे? ऐसे बाहर की ओर बना देंगे। चाहे आप ऐसे दिखाइए या ऐसे दिखाइए, दोनों आपका सही है। ये प्रश्न आपका हो गया। फिर अगला है आपका, या न्यूट्रल एक्सिस आप चाहे तो 3D में भी कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम पढ़े होंगे, मतलब इसी के नीचे जो बनाते थे इसी पे एम लगा करके, जहाँ पे आप सारा डेफिनीशन पढ़े थे, तीनों जो डेफिनीशन पढ़े थे ऐसे। ऐसे कुछ बन पढ़े थे। यहाँ पे आपका था, यहाँ पे था आपका। ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम बना लेते हैं अगर 3D में तो और सही रहेगा। 3D में अगर बना लेते हैं तो और सही रहेगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया न्यूट्रल लेयर हो गया। और इसी में कहीं एक जगह दिखा दीजिए न्यूट्रल एक्सिस दिखा दीजिए। यहीं पे ये वाला क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। और न्यूट्रल एक्सिस की परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या होता है? बीम के क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल लेयर का जो कटान रेखा होता है, इंटरसेक्शन लाइन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। अगला है, किसी काट के प्रतिरोध घूर्ण की परिभाषा दीजिए। और किसी आयताकार धरन में अधिकतम बंकन प्रतिबल की गणना कैसे की जाती है? तो ये लिखना है। तो पहले लिखना किसी काट के प्रतिरोध घूर्ण की परिभाषा देना है। तो मान लीजिए ये कोई बीम है, तो अगर हम इस पर मोमेंट लगाते हैं यम दोनों तरफ, तो अगर इसको हम ब्रेक करके यहाँ पे अगर हम 2 सेक्शन माने, यहाँ पे हम क्या माने? 2 सेक्शन माने। अगर ब्रेक करके हम दिखाएं बीम को, तो हमने यहाँ पे यम लगाया था। ये डायग्राम बना सकते एग्जाम में। तो यहाँ पे जो पैदा होगा वो EMR पैदा होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। और यहाँ पे जो पैदा होगा वो EMR पैदा होगा, यहाँ पे जो पैदा होगा वो EMR पैदा होगा, और यहाँ पे अगर पैदा होगा, यहाँ पे इधर की ओर पैदा होगा EMR, और यहाँ पे आपका लग रहा है यम लग रहा है। तो किसी बीम पर हम लोग जितना मोमेंट लगाते हैं, प्योर बेंडिंग की केस में बता रहे हैं, किसी बीम पर हम लोग जितना मोमेंट लगाते हैं, उस बीम के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन में उतने ही मान का प्रतिरोधी घूर्ण पैदा हो जाता है। प्रतिरोधी घूर्ण को परिभाषित कीजिए। उस प्रतिरोधी घूर्ण क्या होता है? कह सकते हैं कि जब हम किसी बीम पर बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं तो उस बीम में उस मोमेंट का विरोध करने के लिए, जब किसी बीम पर बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं तो उस बीम पर
बीम में बेंडिंग मोमेंट का विरोध करने के लिए एक घूर्ण पैदा होता है, एक घूर्ण पैदा होता है जिसे हम लोग प्रतिरोधी घूर्ण कहते हैं। और संतुलन की अवस्था में प्रतिरोधी घूर्ण का मान पिंड पर लगाए गए एक्सटर्नल मोमेंट के क्या होता है, बराबर होता है। ये लिख देंगे, ये लिख सकते हैं आप लोग। प्रतिरोधी घूर्ण क्या होता है, जब किसी बीम पर हम लोग मोमेंट लगाते हैं तो उस मोमेंट के कारण बीम में होने वाले डिफ्लेक्शन का विरोध करने के लिए बीम क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, मुड़ता है। उस डिफ्लेक्शन का विरोध करने के लिए बीम के में क्या होता है, एक घूर्ण पैदा होता है जो उसके डिफ्लेक्शन का क्या करता है, विरोध करता है। इसी विरोधी घूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधी घूर्ण कहते हैं। और कैसे ज्ञात करते हैं, तो बेंडिंग इक्वेशन में ये हमने बताया ना, जितना मोमेंट लगाए रहेंगे प्रत्येक सेक्शन पे उतना ही आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं M/I इक्वल टू F/Y इक्वल टू E/R, तो ये हम लोग ये पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं संतुलन की स्थिति में M जो होगा MR के बराबर होगा। तो यहाँ पे MR लिख सकते हैं। तो जब हम लोग MR लिख लेंगे, यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि किसी आयताकार अधिकतम बंकन प्रतिबल की गणना कैसे की जाती है, तो यहाँ पे MR लिखने की जरूरत नहीं है। तो अधिकतम बंकन प्रतिबल की गणना इस फार्मूले की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। लिख देंगे अधिकतम बंकन प्रतिबल की गणना हम लोग इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। फार्मूला लिख देंगे और फार्मूले में कौन सिंबल कौन सा है उसका नाम लिख देंगे। तो ये 5 नंबर का आपका सोल्यूशन हो गया। अब अगला आपका है कि ये आपका हो गया, चौथे का आपका हो गया सी हो गया। अब पाँचवें के ए की बात करते हैं। पाँचवें के ए में कह रहा है, पाँचवें के ए में कह रहा है कि पतले बेलनाकार एवं गोलाकार खोल में अंतर बताइए। तो पतला, पहले पतला खोल मोटा खोल की परिभाषा लिख लीजिए। ऐसे खोल जिसकी मोटाई उसके व्यास के 1/10 गुने से कम होती है उसे पतला खोल कहते हैं। और ऐसे खोल जिसकी मोटाई उसके व्यास के 1/10 गुने से ज़्यादा होती है उसे मोटा खोल कहते हैं। अब पतले बेलनाकार खोल में पतले बेलनाकार खोल का फिगर बना सकते हैं, फिगर बना लेंगे पतले बेलनाकार खोल का। आप चाहे तो ये फिगर बना सकते हैं पतले बेलनाकार खोल का ऐसे। और इसमें क्या होगा, सभी दिशाओं में ऐसे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर क्या होगा, लगेगा सभी दिशाओं में। अब लिख सकते हैं कि जो पतले बेलनाकार खोल होता है इसमें आपके जनरली 2 टाइप के स्ट्रेस पैदा होते हैं। 3 टाइप का लिख सकते हैं, आपको 2 टाइप का ही पढ़ाया गया है। एक आप पढ़े हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक क्या पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़े हैं। दूसरा आप पढ़े हैं हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रंटियल स्ट्रेस, फार्मूला लिख सकते हैं दोनों का। और एक होता है रेडियल स्ट्रेस। क्या होता है, एक रेडियल स्ट्रेस। और रेडियल स्ट्रेस जो होता है उसको हम लोग FR से दर्शा सकते हैं और इसका मान जो होता है P के बराबर होता है। रेडियल स्ट्रेस का मान जो होता है प्रेशर के बराबर होता है। और गोलाकार खोल में 2 ही स्ट्रेस पैदा होगा, एक हुप स्ट्रेस और एक रेडियल। अब हुप स्ट्रेस का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं और रेडियल स्ट्रेस क्या होगा, प्रेशर के बराबर होगा। अब अगला है, या 2 ही लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। आप लॉन्गिट्यूडनल और हुप लिख देंगे इसमें, और स्पेयर वाले में स्फेरिकल सेल में आप क्या लिख देंगे, ओनली हुप स्ट्रेस लिख देंगे। अगला आपका है निम्न पर 60 नोट लिखिए। उसमें प्रतिबल क्या होता है, जब किसी राड के, जब किसी छड़ के दोनों सिरों को जकड़ करके या ग्रिप करके उसके तापमान में परिवर्तन किया जाए, या यदि किसी छड़ के तापमान में या किसी पिंड के या किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किया जाए तथा उसको फैलने या सिकुड़ने से रोका जाए, जैसे कोई छड़ है मान लीजिए, इसकी छड़ के दोनों सिरों को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब अगर इसको हम गर्म करें, अगर इसको हम हीट दें तो क्या होगा, ये लंबाई बढ़ने का प्रयास करेगा। लेकिन चूंकि दोनों सिरे जकड़े हुए हैं, ग्रिप है, तो लंबाई बढ़ने का विरोध होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें एक प्रतिबल पैदा होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। जब किसी छड़ के दोनों सिरों को जकड़ करके उसके तापमान में परिवर्तन किया जाए तो उस छड़ में एक प्रतिबल पैदा होता है, जिसे हम लोग तापीय प्रतिबल कहते हैं। या यदि किसी छड़ को गर्म करके उसके लंबाई को बढ़ने या घटने से रोका जाए, या उसको फैलने या सिकुड़ने से रोका जाए, तो उसमें एक प्रतिबल पैदा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तापीय प्रतिबल कहते हैं। अब जब पिंड को हम लोग गर्म करते हैं तो इसका नेचर कंप्रेशन का होता है, जब इसको हम लोग ठंडा करते हैं तो इसका नेचर टेंसाइल का होता है, लिख देंगे। और क्रीप क्या है, ऐसे मटेरियल जो बहुत उच्च तापमान पर कार्य करते रहते हैं तो उनमें समय के साथ परमानेंट डिफॉर्मेशन होता रहता है, और कुछ समय बाद वो मटेरियल हमारे यूज में नहीं रह पाता। तो पदार्थ के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। कौन सा गुण, जिसके कारण उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, समय के साथ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। और अगला है 5वें का है, किसी कैंटिलीवर बीम के स्वतंत्र छोर पर केंद्रित भार लगा हो। मतलब ये वाला केस है, आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब सबसे आसान यही है।
कैंटिलीवर बीम है, इसके स्वतंत्र सिरे पर W लोड लगा हो, तो इसके लिए आपका क्या निकालना है, तो उसका अधिकतम विक्षेपण आप कैसे निकालेंगे, अधिकतम विक्षेपण यानी कि y मैक्सिमम का मान आपको निकालना है। तो इसका आप लोग डेरिवेशन पढ़ चुके होंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर में। तो इस प्रकार से 2019 के पेपर का पूरा एनालिसिस हो गया। ये क्वेश्चन पेपर, ये जो सोल्यूशन है, इसमें तो काफ़ी चीज़ें गलत दी हुई हैं, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, और इसका देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आएगा। अगर रिस्पॉन्स अगर ठीक रहेगा आप लोगों का, तो इसका 2018 वाला भी पार्ट आपका बनेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।